everyone, welcome to our channel. In today's video, we are going to discuss the preamble of Indian Constitution in simple and easy language. Whether you are a student or just curious about what the preamble really means, this video will break it down for you. So, let's get started. Firstly, we talk about what is preamble. Preamble means होता क्या है. तो generally the preamble is like the introduction or the opening statement to the constitution. It tells us the fundamental values and goals that our country believe in. जनरली प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक इंट्रोडक्टरी सिस्टम होता है जो किसी भी डॉक्यूमेंट में ये एक्सप्लेन करता है कि उस डॉक्यूमेंट का फिलॉसफी और ऑब्जेक्ट क्या है. वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ओपनिंग स्टेटमेंट है जो बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ऑब्जेक्टिव हैं और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वे नेशन को कैसा बनाना चाहते थे. So, in a constitution, it represents the intention of its framer and principle of the nation. कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के इंटेंशन को दिखाता है कि वो इंडिया को कैसी कंट्री बनाना चाहते थे, और इसके साथ साथ वो जो हमारे कंट्री इंडिया है उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं उसे भी बताता है. द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली गिव्स आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स. भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है वो हमारे नेशन के बारे में कुछ आइडिया देता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमारे नेशन के लिए बनाए गए हैं वो इसके बारे में कुछ आइडिया देता है. तो पहला है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल हमें ये बताता है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से पाता है. अगला है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट. इसके साथ साथ प्रियम्बल ये भी बताता है कि हमारे इंडिया का नेचर कैसा है, वो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोवरन है, सोशलिस्ट है, क्या है, इस चीज़ के बारे में प्रियम्बल से पता चलता है. स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव. इसके साथ साथ प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव पर्पस को भी बताता है कि वो इंडिया में क्या क्या चीज़ें लाना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पर्पस है ये भी बताता है. साथ ही डेट ऑफ इट्स अडॉप्शन. प्रियम्बल का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया ये भी बताता है कि प्रियम्बल ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब इंडिया में अडॉप्ट किया गया. The preamble of Indian Constitution were laid down by Jawaharlal Nehru's objective resolution that is represented on 13 December 1946 and adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट कर लिया. जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने रिप्रेजेंट किया था वो 13 दिसंबर 1946 को रिप्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने प्रियम्बल के रूप में 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट किया. कुछ एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं जो प्रियम्बल को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एक स्पेसिफिक वर्ड से बुलाते हैं. तो उसमें पहला है N.A. पालखीवाला called the preamble as the identity card of the constitution. N.A. पालखीवाले ने प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा. इसके साथ ही ठाकुरदास भार्गव सेट द प्रियम्बल एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठाकुरदास भार्गव ने प्रियम्बल को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा. के.एम. मुंशी सेट द प्रियम्बल एज द हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. के.एम. मुंशी ने प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा. सो अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ते हैं. ये ओरिजिनल प्रियम्बल है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसका पिक्चर मैंने यहाँ लिया हुआ है. तो पढ़ते हैं. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. इसमें जो पहला पार्ट है ये वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये दिखाता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से पाती है. और जो ये पार्ट है सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये दिखाती है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडिया का क्या नेचर है, इंडियन स्टेट का क्या नेचर है. और इसके साथ ही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये दिखाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है. और जो लास्ट पार्ट है ये वाला,
ये दिखाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे तरीके से लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसे अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। शो द प्रियम्बल इज डिवाइडेड इंटू अ फ्यू की पार्ट्स। जो प्रियम्बल है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर ये इंडियन स्टेट का नेचर बताता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। इन सब जो ये सब की पार्ट्स हैं उसको हम ब्रीफली अच्छे से समझने के लिए इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहला पार्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। It is a very important part of our constitution. It means that the power of the government comes from the people of India. This shows that the people are the ultimate authority in our democracy, in our country. जो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी इंडियन सिटीजन से ही पाती है, ठीक है। इट इंडिकेट्स दैट द अल्टीमेट सोवर्निटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया हु आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दिखाती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपनी अथॉरिटी पीपल ऑफ इंडिया से पाती है। अगला है सोवरन। अगला है सोवरन। सोवरन मीन्स होता है संप्रभुता। हिंदी में सोवरन का हिंदी होता है संप्रभुता। इट मीन्स दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट नेशन, नो अदर कंट्री कैन कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अस। मीन्स इंडिया जो है इंडिपेंडेंट है, वो एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से इंडिपेंडेंट है, सोवरन है। वो किसी भी कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, अपने लिए खुद लॉ वगैरह बना सकता है। This terms means sovereign means that India has its own independent authority and it is not a dominion of any other external power. India किसी भी external power, external country का dominion नहीं है, India sovereign है। अगला है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो ये वर्ड है वो इट वॉज एडेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो ये सोशलिस्ट वर्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड किया गया। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल वर्क टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गवर्नमेंट का ये वर्क है, गवर्नमेंट ये काम करेगी जो भी सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसको कम करें एंड मेक श्योर दैट रिसोर्सेज आर शेयर्ड फेयरली एमंग ऑल सिटीजन। और गवर्नमेंट का ये काम है कि वो ये इस तरीके से सोसाइटी को रेगुलेट करे, इंडियन सोसाइटी को रेगुलेट करे कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सभी फेयरली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से इंडियन सोसाइटी में सभी सिटीजन्स में बटी रहे जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। सो इन इंडिया दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडियन जो सोशलिज्म है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म दिया गया है वो ऐसा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हो एंड नॉट कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वो होता है जो कि उसमें जो भी रिसोर्सेज हैं वो सारे सिटीजन में इक्वली बढ़े, लेकिन हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है दैट होल्ड्स मिक्स्ड इकोनॉमी। वो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म जो होता है वो पूरे तरीके से पब्लिक सेक्टर की बात करता है। जो भी सारी कंपनियां वगैरह होंगी उसमें वो सब पब्लिक सेक्टर होंगे, सारे गवर्नमेंट के हाथ में ही होंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमी हो, वेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। मीन्स जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी हैं और पब्लिक सेक्टर भी हैं। पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं वो सिटीजन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं गवर्नमेंट, जबकि प्राइवेट सेक्टर अपना अलग से चलाती रहती हैं, जो कि थोड़े बहुत इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का भी उन पर रहता ही रहता है। अगला है सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष। So it was also added in the preamble by 42nd Amendment 1976। जो सेक्युलर वर्ड है वो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही ऐड किया गया। तो इट मीन्स दैट गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजन इक्वली। जो भी गवर्नमेंट होगी वो सभी रिलीजन को, सभी धर्म को इक्वली ट्रीट करेगी, किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं देगी। एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन एंड नन एट ऑल। जो भी एवरी सिटीजन है सभी को किसी भी धर्म को मानने का पूरा अधिकार है, वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस टर्म मीन्स दैट ऑल द रिलीजन इन इंडिया गेट इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। भारत में जो सभी रिलीजन है, सभी धर्म हैं, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाएगा, साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन और सपोर्ट किया जाएगा। वो किसी भी धर्म से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सबको इक्वल ट्रीट करेगी। अगला है डेमोक्रेटिक।
The term implies that government gets its authority from the will of the people expressed in an election. जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें जो पीपल होते हैं वो अपने इलेक्शन के द्वारा अपने लीडर को चुनते हैं। इसीलिए इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी अथॉरिटी विल ऑफ द पीपल से पाती है, अपनी पावर विल ऑफ द पीपल से पाती है। पीपल ही सेलेक्ट करते हैं कि उनके लीडर कौन होंगे इलेक्शन के थ्रू। अगला है रिपब्लिक। दिस टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये दिखाता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द कंट्री होगा, वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे, चाहे वो डायरेक्टली इलेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली इलेक्ट हो। इन इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। भारत में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ द स्टेट के रूप में इलेक्ट किए जाते हैं इनडायरेक्टली। दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम फ्रांस। जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है इंडियन प्रियम्बल में या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्सेप्ट फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला है जस्टिस। It comprises three elements, which is social, economic, and political justice. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थ्री टाइप की जस्टिस के बारे में, इंडियन प्रियम्बल में थ्री टाइप की जस्टिस के बारे में बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो इन तीनों का मतलब हम लोग एक एक करके समझते हैं। सोशल जस्टिस। Social justice denotes equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, color, religion, gender and so on. Social justice का मतलब ये है कि सारे citizens को equally ट्रीट किया जाए, बिना उसमें उनके बीच किसी भी जाति, रंग, धर्म, लिंग और किसी भी तरह के भेदभाव किए बिना सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। अगला है इकोनॉमिक जस्टिस। इट डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक जस्टिस वे होता है जो सिटीजन्स के बीच किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर को लेके, चाहे उनके वेल्थ को लेके, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को लेके, उसमें डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, उनके बीच भेदभाव ना किया जाए, उनको समान माना जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए इकोनॉमिक बेसिस पे। ठीक है। अगला है पॉलिटिकल जस्टिस। इट इम्प्लाइज दैट ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल जस्टिस ये इंश्योर करता है कि जो सिटीजन्स हैं सभी को उन इक्वल पॉलिटिकल राइट मिले और जो पॉलिटिकल ऑफिस है उन्हें वहाँ पे इक्वल एक्सेस मिले पहुँचने के लिए, और गवर्नमेंट में इक्वल वॉइस मिले। वो अपने इक्वल वॉइस गवर्नमेंट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपने पॉलिटिकल राइट को गेन करते हैं इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है लिबर्टी। द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्ड्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इट इज इसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड नेशन। भारतीय संविधान में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी दी गई है, जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए और साथ ही साथ किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। बट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी डज नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग। भारतीय संविधान में जो लिबर्टी दी गई है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी चीज़ किया जाए। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट सेट बाय द लॉ। कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है, लेकिन जो लॉ, जो कानून के द्वारा लिमिटेशन सेट किए गए हैं उसके अंडर में रहकर ही कोई इंसान कोई काम कर सकता है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल हैव बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 टू 1799। हमारे संविधान में, हमारे प्रस्तावना में, प्रियम्बल में जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, वो फ्रेंच की क्रांति जो कि 1789 से 1799 के बीच हुई थी, वहाँ से लिया गया है। अगला है इक्वालिटी। इक्वालिटी मीन्स समानता। It means no section of society has any special privileges and all the people have given equal opportunities for everything without any discrimination. In Indian Constitution preamble, इक्वालिटी मीन्स कि कोई भी जो सोसाइटी का कोई भी सेक्शन है, कोई भी क्लास है, कोई भी वर्ग है, उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है, कहीं भी आने जाने की, कोई भी नौकरी पाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है। अगला है फ्रेटर्निटी, बंधुता। It means a sense of brotherhood. Fraternity means a sense of brotherhood. The Constitution promotes this feeling of fraternity by the system of single citizenship.
भारतीय संविधान में जो फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी को बढ़ाया गया है, प्रमोट किया गया है भारत में सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को अपनाकर। सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट ये है कि जो कोई भी इंडियन इंडिविजुअल है, इंडियन सिटीजन है, वो सिर्फ इंडिया का ही सिटीजन है, वो किसी स्पेसिफिक स्टेट का सिटीजन नहीं है। भारत में कई सारे स्टेट हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, कितने सारे जो स्टेट हैं, उसके रिगार्डलेस जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, मीन्स कोई भी सिटीजन हो वो इंडिया का ही सिर्फ सिटीजन है, वो किसी स्पेसिफिक स्टेट का सिटीजन नहीं है। सो इस सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट के द्वारा भारत में फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी को बढ़ाया जाता है। इट हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी जो है भारत में भारत की गरिमा और एकता को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, वो इसमें मदद करती है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंस ये है कि ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या इसेंस हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का क्या पर्पस है। ठीक है, इसके साथ ही इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग आवर लीडर्स, लॉ मेकर्स एंड सिटीजन। इसके साथ ही हमारा जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो लीडर्स को, लॉ मेकर्स को और सिटीजन को गाइड करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या मतलब है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। लॉ मेकर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर ही उसको बिना वॉलेट किए कोई भी लॉ बना सकते हैं। सो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल का इम्पोर्टेंस। अब हम लोग समझते हैं, इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन इट बी अमेंडेड। क्या प्रीएम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, और क्या इसे अमेंड किया जा सकता है? तो चलिए देखते हैं केस के थ्रू। तो पहला केस है इन रे बेरूबारी केस 1960, जिसमें 7 जज बेंच ने अपनी जजमेंट दी थी। तो इस केस का जजमेंट ये है कि प्रीएम्बल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफ रूप में जानने के लिए, बट नॉट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So it cannot be amended by Article 368। बेरूबारी केस का जजमेंट ये था कि प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट टूल है, लेकिन ये भारतीय संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, जिस कारण इसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट नहीं की जा सकती। इसके बाद केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया, जो कि 1973 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था। 1973 का ये केस है जिसमें 13 जज बेंच ने अपनी जजमेंट दी। इस जजमेंट में ये कहा गया कि प्रीएम्बल कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती केस में जो जजेस थे उन्होंने प्रीएम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कंसीडर किया। सो इट कैन बी अमेंडेड बाय आर्टिकल 368। इसके बाद केशवानंद भारती में ये निर्णय लिया कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, जिस कारण इसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत अमेंडमेंट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा अमेंडमेंट था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू कई सारे चेंजेस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए। लेकिन इन दिस वीडियो हम सिर्फ जो प्रीएम्बल में चेंजेस हुए, जो प्रीएम्बल में वर्ड ऐड किए गए, उन्हीं को ही पढ़ेंगे। ठीक है। आफ्टर द जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस में ये कंसिडर कर लिया गया कि जो प्रीएम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कुछ चेंजेस किए गए। सो देखते हैं, द टर्म सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी वी वेयर एडेड टू द प्रीएम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो टर्म है, जो वर्ड है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, इसे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही ऐड किया गया। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बिटवीन सोवरन एंड डेमोक्रेटिक। जो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर है वो सोवरन और डेमोक्रेटिक वर्ड के बीच में इसे ऐड किया गया। वहीं यूनिटी ऑफ द नेशन वॉज चेंज टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और जो ओरिजिनली इंडियन प्रीएम्बल में यूनिटी ऑफ द नेशन था, उसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन के रूप में चेंज कर दिया गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I hope you now have a better understanding of the preamble of Indian Constitution. If you found this video helpful, don't forget to like,
share, and subscribe for more content like this. Thank you.